संचार, परिभाषा और महत्व। कल्पना कीजिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को रहने दिया जाए तो हम आप ज़्यादातर समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने अथवा अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करके एक दूसरे से या समूह में बातचीत अथवा संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कितनी बार हम अकेले में स्वयं से बातें करने लगते हैं। सच यह है कि हम बिना बात किए नहीं रह सकते। यदि समाज में रहना है तथा उसके विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेना है तो यह बिना बातचीत अथवा संचार के संभव नहीं है। अर्थात संचार संदेशों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। जरा सोचें कि क्या आप चुप रह सकते हैं? सर्वप्रथम तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते, और अगर आप चुप रहना भी चाहते हैं तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? जैसे अगर आप स्कूल या घर में चुप बैठे हैं तो आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है कि आप नाराज़ हों या फिर उदास हों या फिर कुछ सोच रहे हों। आपका कोई मित्र आपको चुप बैठा देखे आपसे प्रश्न कर सकता है कि क्या किसी बात पर उदास हैं या किसी से नाराज़ है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी प्रकार कुछ न करके भी संचार कर रहे होते हैं। हम चाहकर भी अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बालक भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह चिल्लाकर या रोकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने के लिए उसकी संचार क्षमता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज और परिवार में एक व्यक्ति के रूप में हम संचार के द्वारा ही अन्य लोगों से संबंध स्थापित करते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें एक दूसरे से संचार ही जोड़ता है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके संसाधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो अथवा लिपि का या छपाई का, इन सब के पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। वास्तव में मनुष्य ने संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय तथा दूरी को कम करने के लिए ही समाचार के माध्यमों की खोज की है। आज हम जिस संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, टेलीफोन, इंटरनेट और फैक्स आदि के द्वारा मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास ने न सिर्फ भौगोलिक दूरियों को कम किया है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। दुनिया में कहीं भी अगर कोई घटना घटती है तो जनसंचार माध्यमों के द्वारा कुछ ही मिनटों में हमें वह खबर प्राप्त हो जाती है। यदि वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीर भी उस समय देखने को मिल जाती है। उदाहरण के लिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी तरह दुनिया ने अपनी आँखों से सामने घटते हुए देखा था। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण
के द्वारा ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, परंतु आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण अर्थात लाइव अपने घर पर देख सकते हैं। वास्तव में आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। हम आज उसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संचार के साधन हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम में बल्कि वे हमें जागरूक बनाने तथा हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जनसंचार माध्यम की आकर्षक और रोचक दुनिया के विषय में और जानकारी प्राप्त करें, उससे पहले यह आवश्यक है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को सही से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है चलना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। अपने विज्ञान में ताप संचार के विषय में पढ़ा होगा कि किस प्रकार गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी प्रकार टेलीफोन के तार या बेतार के द्वारा मौखिक या लिखित संदेश को एक दूसरे स्थान तक भेजना उसे संचार कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जिन संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान से है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। वास्तव में एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं, परंतु संचार केवल दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, बल्कि समाचार के तहत हजारों लाखों लोगों के मध्य होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस तरह सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायता करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना नहीं बल्कि प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए इच्छुक नहीं है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना कठिन होता है। इस प्रकार संचार एक अंतरक्रियात्मक यानी कि इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। संचार के तत्व। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि संचार प्रक्रिया में कई चरण अथवा तत्व शामिल है। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इसमें कुछ प्रमुख तत्व की हम यहाँ चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया स्रोत या संचारक से शुरू होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी अन्य तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको विज्ञान की एक किताब चाहिए, परंतु इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। स्पष्ट है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे अथवा उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वास्तव में एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण या तत्व है। सफल संचार के लिए आवश्यक है कि आपका मित्र भी उस भाषा अर्थात कोड से
परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचार का एनकोडिंग की प्रक्रिया भी पूरा अधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के अनुसार बोलना या लिखना भी आना चाहिए। संचार का अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। इसलिए सफल संचार के लिए आवश्यक है कि संचारक अपने संदेश को लेकर स्वयं पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही सरल होगा। परंतु संदेश को किसी माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के द्वारा, इसी प्रकार वायु तरंगों के द्वारा भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों द्वारा पहुंचती है। स्पर्श अथवा छूना भी एक प्रकार का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के द्वारा भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का तात्पर्य है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने का प्रयास करना। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश को प्राप्त करने वाला उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। स्पष्ट है कि संचारक तथा प्राप्तकर्ता दोनों उस कोड से परिचित होना आवश्यक है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है। वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है या कोई संस्था, एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश प्राप्त होता है तो वह उसके अनुसार अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं देगा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इसी प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फीडबैक से यह पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। इसके साथ अतिरिक्त फीडबैक से यह पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ में अपना संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इस फीडबैक के मुताबिक ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है तथा इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। परंतु वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। उसमें कई बाधाएं अथवा रुकावट भी आती है। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर की वजह से संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। अतः सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर का हटना अथवा कम होना बहुत आवश्यक हो जाता है। संचार के प्रकार। संचार एक कठिन प्रक्रिया है। इसके कई प्रकार या रूप हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने का प्रयत्न करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न प्रकार या रूप एक दूसरे में भी काफ़ी घुले मिले हैं। उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए आप अपने मित्र को कभी कभी इशारे से बुलाते हैं। स्पष्ट है कि यह इशारा भी संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान या प्रणाम करते हैं तो उन्हें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम भी
यानी कि इशारा भी करते हैं। इस प्रकार एक साथ मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार का संचार होता है। जैसे हम किसी से बातें करते हैं, अपनी आँखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के द्वारा मौखिक संचार के अमौखिक क्रियाओं की सहायता कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं अधिक अमौखिक संचार के द्वारा व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, डर, प्रेम आदि। संचार के विभिन्न रूपों को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अकेले होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ योजना बना रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी अथवा मौलिक रूप है। इसे अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान होता है, वह सभी अंतःवैयक्ति संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है कि पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। जाहिर है कि किसी विषय अथवा मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन करना भी संचार का ही एक रूप है। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संचार उसे कहते हैं जो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में सहायता से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर आधारित होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा व्यक्तिगत संचार का कौशल प्रभावी और उन्नत होना चाहिए। इन कौशल की जरूरत हमें समय समय पर पड़ती रहती है। नौकरी और दाखिले के समय होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख की जाती है। समूह संचार यह संचार तीसरा स्वरूप या प्रकार है जिसमें एक समूह आपस में चर्चा या विचार विमर्श करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इस संचार में हम जो कुछ भी सीखते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग हम समाज और देश के लिए के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहसा से द्वारा हल कर सकते हैं। संसद में विभिन्न मुद्दों पर होने वाली चर्चा समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत अथवा किसी समिति की बैठक में भी समूह संचार का उदाहरण देखा जा सकता है, जहां गांव के लोग अथवा समिति के सदस्य किसी मुद्दे पर आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंच पाते हैं। जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन यह जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की जगह किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के द्वारा बहुगणित किया जाता है जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें उसी उपकरणों अथवा माध्यमों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों तक इसका दायरा बहुत विस्तृत होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। मसलन किसी टेलीविज़न चैनल पर दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी हो सकता है और ग्रामीण भी।
पुरुष भी हो सकता है, महिला भी, युवा भी तथा वृद्ध भी। इसके अतिरिक्त उनमें से कोई दिल्ली बैठा है और कोई मुंबई, परंतु सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। अतः जनसंचार की एक प्रमुख खासियत यह है कि जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित अथवा प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। तात्पर्य यह है कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की अपेक्षा जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक अंतर यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की अपेक्षा जनसंचार के लिए औपचारिक गठन की भी आवश्यकता होती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना कठिन है। उदाहरण के लिए समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है। इसी प्रकार रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें अनेक द्वारपाल, गेटकीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित और नियंत्रित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही इसे निर्धारित करते हैं कि वहाँ किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाएगी। यानी किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह निर्धारित करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस प्रकार छपेगा। इस तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उसे प्रसारित करने वाली सामग्री को तय करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनका ही उत्तरदायित्व होता है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार ही सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उसके प्रकाशन या प्रसारण की इजाज़त दें।